तो समाज को झूठ बोलने की छूट नहीं है। मां को नहीं है, पिता को है। अब आप कहेंगे मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं आपके साथ। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मां, मैंने अभी भी जब ये दीपक जलता है और किसी भी प्रोग्राम में, चाहे इतनी सी भी बेटी हो, मैं इसलिए नहीं बुलाता हूं, मैं इसलिए बुलाता हूं कि ये पुरुषों को बड़ी गलतफहमी है कि वही देश चला रहे हैं। बड़ी गलतफहमी है, और ये बहुत बहादुर है। पुरुष बहुत बहादुर है और महिला बड़ी कमजोर है। ये पुरुष ने इसलिए गढ़ा है कि वो बहुत डरपोक है, और अगर महिला को अपनी शक्ति का ज्ञान और भान हो गया तो पुरुष, और मैं ये बात बहुत, मैं कोई इमोशनल नहीं कह रहा, इनके पास मेरी लौटने की टिकट है, ये दे देंगे मुझे, ऐसा नहीं है, डोंट वरी फॉर दैट। मैं तब भी कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है मैं गुजरात में बोल रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उस शक्ति को समझें कि जो महिला अपने गर्भ में 9 महीने तक एक बच्चे को पालती है, मैं उन पुरुषों को कह रहा हूं जो यहां सब ऐसे 99 नहीं 100% अच्छे लोग होंगे, मैं उसमें कोई ऐसी बात, मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। वो मां उस बच्चे को जन्म देते वक्त, अगर हम विजुलाइज करें एक सामान्य नागरिक के तौर पे, द हाईएस्ट पेन उस डिलीवरी के समय उस मां के आंख से आंसू नहीं निकलता। इतने बड़े पेन को बर्दाश्त कर सकती है वो, लेकिन ये पुरुष अपने घटियापने से उसके साथ इतना व्यवहार करता है कि वो रो देती है। तो ये समझ में आना चाहिए कि आपने उसके साथ कितनी बड़ी नाजाफी की है। और पिताजी को ये घमंड क्यों है? ये उल्टा है हमारे यहां, ये पहले नहीं था। ये जब से हमारे यहां बंगाल में कॉन्वेंट स्कूल खुला है तब से बीमारी शुरू हुई है, और आपसे ज्यादा आपके बारे में अंग्रेज जानते थे। मैंने कहा कि वो यहां इसलिए नहीं रहे कि लट, उनके पास कितने लोग थे यहां, कोई करोड़ों लोग लेके आए थे। वो खुद अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है कि जब हम आ रहे थे भारत के अंदर तो लोग खड़े होकर हमारे ऊपर फूल फेंक रहे थे। अगर इन्होंने हमको 4 पत्थर मारे होते तो हम चले जाते। तो भारत में जो भी आए यहां के गद्दार लोगों के कारण आए। उन लोगों ने आपकी सभ्यता को कितने डीपली पढ़ा, इसलिए बिना, वो तो बाद में बहुत सारी गोली वगैरह चली, लेकिन शुरू में तो उन्होंने पूरे तरीके से आपके अपर चैम्बर को खाली कर दिया, और वही चलता रहा। और मैं गुजरात में जब ये बात कहता हूं तो इसलिए भी कहता हूं ताकि गुजरात ने जो अच्छा काम किया है उसकी तारीफ हो। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी कल जहां जा रहा हूं, मैं गोरखपुर जा रहा हूं, वहां पे भी एक बैठा है, वहां भी बोलता हूं मैं, वो जो उसने किया है उसके लिए बोलूंगा मैं। इसलिए हम ये जो बीमारी होने वाली, नो 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 नो, वुमेन इज ए वीकर सेक्स, वेस्ट की कल्पना है ये, क्योंकि उनके यहां दूसरा मामला है। इतिहास पढ़ें तो 3 बड़े फैक्ट को सामने ले लीजिए। सनातन सभ्यता में एक पुरुष और एक महिला की शादी, हम क्या कहते हैं अनकॉन्शियस, ये 7 जन्मों का रिश्ता है। ये कहते हैं हम 7 फेरे लेते हैं। आप लार्जर बात मेरी समझिए। हमारे यहां शादी एक अंत तक का मामला है, लेकिन इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 पीपल। उनकी फिलॉसफी के हिसाब से शादी 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसे 2 बिजनेसमैन आपस में बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर यह तय होता है कि इतना लाख रुपया मेरा, इतना लाख रुपया मेरा, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम बाहर हुए तो तुमको ये सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। ऐसे ही बिजनेस होता है, और आप जब तक हैं तब तक आपके पास रहेगी। इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल। तो जो ये सिक्योरिटी मनी होती है उसको इस्लाम ने मेहर के नाम से जाना, कि लड़की वाले से लड़के वाले की तरफ से मौलवी जाता है और वो कहता है कि आपकी शादी शाहिद साहब से तय की जाती है, शाहिद साहब ने मेहर की रकम 1 लाख रुपए तय की है, आपको कबूल है, आपको कबूल है, आपको कबूल है। तो वो लड़की कह देती है हाँ। तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में ये 1 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिक्योरिटी मनी है। अगर लड़की उस शादी से बाहर निकलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मनी उसको नहीं मिलेगी, और लड़का नहीं निकलेगा तो उसको नहीं मिलेगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी पूरा हो जाता है, इसलिए वहां फिर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी। इसी तरीके से वेस्ट की परिकल्पना क्या थी, जिस वेस्ट को आज हम फॉलो करने में लगे हुए हैं, हम थोड़ा सा बीमार हो गए हैं। वेस्ट की परिकल्पना के अंदर आज आपने एक शब्द सुना होगा, लिव इन रिलेशन। ये आज बहुत सुना है ना आप लोगों ने। तो ये लिव इन रिलेशन का आज जो आप कंसेप्ट सुन रही हैं, वेस्ट में शादी की इंस्टीट्यूशन नहीं था।
शादी का इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, लोग साथ रहते थे, उस रिलेशन में कोई बेबी पैदा हो गया तो वो कहां जाता था? आज हम उसको कहते हैं इलीगल, तमाम शब्द कह सकते हैं। उस जमाने में सोचिए कि वहां ये फंडे नहीं था, वो साथ रह रहे हो गया, चले गए, फिर आगे चले गए, फिर किसी से किसी के संबंध हो गए, कोई किसी के साथ चला गया। लेकिन स्टेट बड़ी चिंतित थी कि ये जो लिव इन रिलेशन, आसान वर्ड समझाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल ये बड़ा प्रैक्टिस में है, इस लिव इन रिलेशन से अगर कोई संतान पैदा हो गई तो वो संतान कहां जाती थी? तो वेस्ट की परिकल्पना के हिसाब से उस संतानों के लिए ऐसे हॉल बनाए जाते थे, ऐसे बड़े बड़े हॉल बनते थे, और उस हॉल में के बाहर पालने रख दिए जाते थे। तो जो इलीगल चाइल्ड बिटवीन टू मेल एंड फीमेल के बीच में उस रिलेशन से पैदा हुआ, रात में लोग उसको बाहर छोड़ जाते थे, और फिर उस हॉल में जो दो लोग रखे गए थे, एक महिला और एक पुरुष, वो उनको उठा के अंदर रखते थे, और स्टेट फंड करती थी कि इन बच्चों को दूध पिलाना है, खाना खिलाना, जो भी हो, ये काम होता था। आपको पता है उसे क्या कहते थे? बताइए, कहां सुना आपने? बताइए ना, डर क्यों गया? उन्हीं हॉल को कॉन्वेंट कहते थे। उन कॉन्वेंट बिल्डिंग के अंदर हिंदी में नाजायज बच्चों के पालने की जगह थी, और पहला कॉन्वेंट स्कूल भारत में बंगाल में खुला। और उस वक्त यह तय हुआ, ये मैं देखिए जहां मेरा पर्पस है ले जाने का वहां ले जाना चाहता हूं मैं, तो शादी का जो असल फिलॉसफिकल मीनिंग है, सिविलाइजेशन मीनिंग है, वो सिर्फ सनातनियों में है। वहां शादी नहीं होती थी। इसलिए कमाल की बात यह है कि शादी की हमारी परम फिलॉसफी यह है कि हमारी बहन किसी से शादी करेगी तब वो बहन किसी की पत्नी बनेगी, और जब उस रिश्ते से उस बहन के बेटा या बेटी होगी तब वो बहन मां बनेगी। मां बनने का एक प्रोसीजर है, लेकिन उसके अंदर क्लासिक है जिससे आप ग्रस्त हो गए हैं। कॉन्वेंट की पूरी उसकी सुबह से लेकर शाम तक का जो पूरा मैनेजमेंट है, एक महिला एक पुरुष, अनमैरिड मैन अनमैरिड वुमन, वो उस कॉन्वेंट की व्यवस्था संभालती है। और कितना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि हम पहले थे ना, ऐसा तो नहीं था कि हम बाद में आए हैं और ये प्लस वाले हमसे पहले आ गए थे। तो हम तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ से हैं, धीरे 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 हम डेवलप हुए, हम ही सभी से। इसलिए हमसे कोई तुलना नहीं कर सकता, जो सब बाद में है। तो आप सोचिए कि आज भी आप क्या, एक हमारे यहां शब्द चल रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल में एक महिला है और एक पुरुष है। तो मेरे संस्कारों में, आपके संस्कारों में मां बनने का एक प्रोसेस है, उसके बगैर मां नहीं हो सकते ना, कह सकते हैं हम किसी को मां। लेकिन कमाल यह है कि कॉन्वेंट में एक पुरुष है एक महिला है, महिला को कहा जाता है मदर और पुरुष को कहा जाता है फादर। मुझे बताइए, ना वो महिला मां बनी ना वो पुरुष पिता बना, लेकिन उस कॉन्वेंट का देख रेख एक मदर कर रही है और एक फादर कर रहा है। अब आपकी बीमारी यहां से शुरू होती है। तो जब इसको देखा गया कि भारत की जो बेसिक जड़ है वो तो गुरुकुल है, तो लॉर्ड मैकॉले ने पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो भाषण दिया है, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। उस भाषण में उसने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरे क्रक्स के लिए उसमें सिर्फ इतना ही है कि वो ये कहता है कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है तो जो सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है गुरुकुल, उसको डिसमेंटल करना होगा। और तब से फिर ये कॉन्वेंट की परंपरा शुरू हुई, और पहला कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में खुला। और उसमें यह भी कह दिया गया अंग्रेजों ने, कि उनको मालूम था कि हिंदुओं में, हिंदुस्तानी जो है इस काम के लिए लड़ मरेंगे, कि उसे अंग्रेजी आनी चाहिए। तो जो अंग्रेजी सीखेगा उसका एडमिशन होगा, जिसको अंग्रेजी आएगी उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये दो बातें बहुत थी हमें गुलाम बनाने के लिए, आज भी तो यही हो रहा है हमारे देश में। लेकिन बेसिक बात यह है कि आपके घर में कोई बेटा या बेटी पैदा हुई है, मैं दिल्ली से लेकर सब जगह पागलपने की भीड़ देखता हूं, पागलपने की भीड़। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं कि मुझे कभी कोई लगता है यार इनको मारने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप ही मरने के लिए तैयार है। गर्भ धारण हुआ नहीं, घर में बेटी है, भाभी है, उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है सेंट स्टीफन में कि उसका रिजर्वेशन पहले से करा लो, मिलेगा एडमिशन नहीं मिलेगा। हम इतने पागल हो गए हैं। और वहां वो जो बेचारा 5 साल का बच्चा है जो नींद में सुबह उठ के जाता है, कभी हाव भाव देखिएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है, इतने इतने से बच्चे, उस पर बाकी से एक बस्ता होता है। माँ भी बड़ी खुश होती है और पिताजी को भी लगता है कि मैं जीवन भर हिंदी बोलता रहा लेकिन मेरी अगली औलाद तो जो है मैकॉले होने वाली है। उस 5 साल के बच्चे के साथ अब कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। वो बेचारा बैठ गया गाड़ी में, वो बैठ गया लेडी फातिमा में। अब लेडी फातिमा में उतरा, हेलो मदर,
हेलो फादर। अब जो वहां वाला फादर है और वहां वाली मदर है, वो 8 घंटे तक उसके साथ है। वो जब घर पे वापस आया तो फादर मिला नहीं, और मां चली गई है। मदर जो है वो सास भी कभी बहू देख रही है। तो वो कुछ दिन के बाद ये सोचने लगता है, ये वाली मदर, वो वाली मदर, वहां भी फादर, यहां भी फादर, कौन सा असली है? तो उसे वो ज्यादा मिल रहा है तो वो उसकी ज्यादा सुन रहा है, आपके पास समय नहीं है। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि हमारा लड़का बिगड़ गया है, वो हमें फादर ही नहीं कह रहा। तो तुमने ही तो 2 फादर क्रिएट किए उसके लिए। उसे कैसे समझ में आए ये वाला ओरिजिनल है, ये वाला ओरिजिनल है? जो नकली है वो ज्यादा टाइम दे रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो फिर कहते हैं हमारी संस्कृति के बारे में कौन जानेगा? तो आपने संस्कृति की बात कब बताई? आप तो ठूस ठूस के उस बच्चे को 5-6 साल से अंग्रेजी बोलने वाला मक्योले हो जाए, आप तो इसमें लगे हुए हो। ना तो आपने अपने घर के अंदर कोई पूजा पाठ का मतलब समझाया कि ये क्यों होती है। बस कर लेनी चाहिए। साच आज 2025 के दौर में बच्चे से ये मत कहिए ये कर लो, उसको बता दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ आप कह रहे हो कर लो, नहीं होता। इसलिए उन लोगों ने स्टडी की, और स्टडी करके जो सबसे बड़ा अत्याचार किया, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम बहुत बड़े बड़े जो ज्ञान बांटने वाले हैं उनको रियलाइज नहीं करता। मेरा उस पे इसलिए है कि वहां से मामला ठीक होगा। हल्का सा एक डॉट इधर से इधर कर देना है। मां, कल भी मैंने बोला, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मां रिप्लेस नहीं हो सकती। पिता क्या है बताइए? बताइए, आप लोग बताइए। मां दुनिया का बड़ा सच है और पिता क्या है? भाई साहब ऐसा मत करो, आपको यहीं रहना है, मैं चला जाऊंगा। लोग कहेंगे पुष्पेंद्र जी भड़का के चले गए और पिट आप रहे हैं। मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, उतने ही बड़ा मां सच है। पिता सिर्फ विश्वास पे चल रहा है। सोचा है कभी? सोचा है कभी आपने? ये जो अकड़ है आपकी कि मैं पुरुष हूं, वंश पुरुषों से चलेगा, इस मां ने जन्म देने के बाद उस बच्चे को कई बार इधर करके इशारा करके बताया ये तेरा बाप है। ज्यादा 3-5 की होती ना तो पिताजी नहीं बनते आप कितनी भी अकड़ कर लीजिए, आप सिर्फ मां के बताने पे बच्चा आपको बाप मान रहा है, और कोई तरीका नहीं है। और अंत तक ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे 80 साल तक पत्नी का ध्यान रखिएगा। जिस दिन भी घूम गई तो बता के बुढ़ापे में भी कह देगी ये वाला गलती से था, ये वाला था, और पिताजी पिताजी नहीं कहलाएंगे। बताइए कोई और तरीका था कि नहीं? सिर्फ मां ने बताया है कि ये मेरा पिता है, इसके अलावा किसी ने सबूत मांगा आज तक? आज डीएनए की थ्योरी आ गई तो वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन अकड़ पूरी पिताजी को है, हमसे वंश चलेगा। ये गलत फहमी मत पालिए। इसलिए मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स इस थ्योरी को जानते थे। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया, जो अनकॉन्शियस माइंड की बात है, क्योंकि हमारे लिए इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं है। ब्रिटिशर्स ने क्या रूल निकाला, मैं कोई कर रहा हूं, वो ऐसे ही नहीं आ गए थे भाग के, बहुत लंबे समय तक आपकी स्टडी की, और वो जानते थे कि इन जड़ों का तो उसको कैसे ब्रेक किया उन्होंने क्या किया कि हमारे यहां अभी 10-15 साल तक ये कानून बना हुआ था कि मैं अगर कोई नौकरी के लिए आवेदन करूं, मैं किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाऊं, तो उसमें यह होता था कि एक गजेटेड ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा। करते सर? अब बंद हुआ ना? तो आप मुझे बताइए कि मां जानती है कि उसका बेटा किसका है, इस मां को पता है, लेकिन सवाल यह है कि एक रूल बनाया अंग्रेजों ने कि आईसीएस ऑफिसर कि मेरा बेटा फला फला डेट में पैदा हुआ, इसके पिता का नाम यह है। वो जब अटेस्ट कराने जाता है उस अंग्रेज से, तो उस अंग्रेज के पास कौन सी दूरबीन होती है जिससे कहता है अच्छा ओहो इनके पिता, वो अटेस्ट करता है तब पिता, और वो उसकी डेट ऑफ बर्थ अटेस्ट मानी जाती है, जस्टिफाई मानी। यही होता था। अंग्रेज चले गए, उसके बाद आईएएस आ गए, तो हम लोग आईएएस के पास जाते थे ना, गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के लाओ कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है। तो मैं कह रहा हूं उसको कैसे पता ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है? मेरा बाप कौन है मैं जानता हूं, तू कैसे जानता है? लेकिन चल रहा था ना सर, ये आपकी जड़ पे पहला हमला था। मां नहीं बताएगी, ये मां के अलावा किसी को अगर अटेस्ट कराना है सर्टिफिकेट तो मां से कराते ना, उसको पता है ना इसका पिता कौन है। अंकल सैम को कैसे पता चलेगा? आईएएस ऑफिसर को कैसे पता चलेगा? लेकिन आईएएस ऑफिसर ने आपको, आईसीएस ऑफिसर ने ह्यूमिलेट करने के लिए कि मैं तय करूंगा तेरी मां कौन है, तेरा बाप कौन है। ये चल रहा था हमारे यहां। मैं वही कहा कि जब हम बहुत बौने हो जाते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और जब आप बहादुर होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बहादुर किस जाति का है, किस रंग का है, कितना पढ़ा लिखा है, बहादुर बहादुर होता है।